सृष्टि शुक्ला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। यूपी के सांसद से लगाया गया उत्तराखंड पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप, सीएम ने दिए जांच के निर्देश। उत्तराखंड में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा, पहाड़ी अनाजों से तैयार देवभोग स्वीट्स लॉन्च, सीएम ने किया लॉन्च। उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, प्रोफेसर दलवीर सिंह रावत के नाम पर छात्रवृत्ति दिए जाने की भी घोषणा। उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल, चलेगी केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पुष्टि। बद्रीनाथ धाम में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, जमने लगा पाला, बड़ी कड़ाके की ठंड। औली की बर्फबारी वादियों में रोमांच की हो जाए तैयार, 2 फरवरी से होगी नेशनल स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के बाद जिले में आज से राजकीय विद्यालयों में आज 12वीं के छात्र और स्कूल पहुंचकर खुश नजर आए हैं। हालांकि पहले दिन केवल 10% बच्चे ही स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया गया। स्कूल पढ़ाई करने पहुंचे छात्रों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, लेकिन घर में एक ही मोबाइल होने से पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही थी। छात्राओं ने कहा है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की अपेक्षा स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए अध्ययन ज्यादा सरलता से समझ में आ जाते हैं और जो उन्हें समझ में नहीं आता उसका समाधान भी तुरंत हो जाता है। वहीं राजकीय कन्या विद्यालय के प्रिंसिपल का यह भी कहना है कि स्कूल खोलने के शासनादेश जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, जिसके बाद जारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए शिक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि एक ज्यादा मित्र तुम क्षण भर के लिए सावधान मन से सुनो, क्योंकि आकाश में बहुत सारे क्या होता है, बादल होते हैं, लेकिन सब एक जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई थी। मतलब ऑनलाइन काम भेजते थे, ऑडियो भेजते थे, हम उसको सुनते थे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे हम लोग वो बना के भेजते थे, उसको हम नोट डाउन करते थे और फिर पढ़ते थे। खुशी तो काफ़ी है क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन में जैसे दिक्कत आ जाती थी, रिचार्ज की या बहन भाई का काम आता था तो वो भी फ़ोन ले लिया करते थे। इसलिए जो हमारी पढ़ाई थी वो रुक जाती थी, कभी रिचार्ज की वजह से या बैटरी की वजह से, या बहन भाई को पढ़ाते थे। तो जो दिक्कत आई है उसका हम लोगों से समाधान लेंगे। सर वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो हुआ क्योंकि कभी कभी नेट ख़त्म हो जाता था और हम 4 भाई बहन हैं तो एक फ़ोन की वजह से कभी कभी समय नहीं मिल पाता था। सर वैसे अंतर तो बहुत कुछ है क्योंकि ऑनलाइन में जो होता है नेटवर्क का कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो हमें उस टाइम क्वेश्चन पूछने होते हैं वो जल्दी से उसका आंसर नहीं मिल पाता। और ऑफलाइन में ये होता है कि जैसे आमने सामने मैम हो तो उसी टाइम जो आ नहीं रहा है वो उसी टाइम पता चल जाता है, उसी टाइम उसका आंसर मिल जाता है तो जल्दी से एकदम याद हो जाता है वो। वैसे तो सर सब कुछ ही सही है क्योंकि सैनिटाइज़र है और वो टेम्परेचर भी सब कुछ नोट हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी करके कि स्कूल आएँ, बस थोड़ा जो कोरोना जो वायरस के जो बचाव के जो उपाय बताए गए हैं उनका बस पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग में हमेशा रहना चाहिए, मास्क का हमेशा यूज़ करना चाहिए। जैसे शासनादेश आया कि 2 नवंबर से विद्यालय हाई स्कूल और इंटर की क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो तब से हम इसकी तैयारी में जुट के जैसे सबसे पहले परिसर की सफाई है, कक्षा की सफाई है, शौचालय की सफाई है, और बच्चों के जो पीने के पानी है वहाँ की साफ़ सफाई है। इसके बाद फिर फर्नीचर है, बच्चों की सीटिंग की व्यवस्था है। उत्तराखंड NIOS और DLED प्रशिक्षकों ने नैनीताल में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि नैनीताल प्रदेश के समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रदेश में SDLED योग्यताधारी लंबे समय से निबीजा प्राइवेट विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा का कहना है कि सूचना के आधार पर प्रदेश में हजारों की संख्या में विद्यालयों में अध्यापकों के पद पर रिक्त हैं। इन सभी पदों का विज्ञापन जारी करके प्रदेश के समस्त योग्यताधारी बेरोजगारों को DLED व BEd TIT अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाए।
डीएलएड प्रशिक्षु प्रदेश में राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप में हमको डीएलएड करवाया है। हम राज्य सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो अभी विज्ञप्ति जारी होने वाली है उसमें डीएलएड की भांति हम एनआईएस डीएलएड वालों को भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि हम भी वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण हैं और एनसीटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत पूर्ण तौर पर आच्छादित हैं। और वर्तमान में हमारी राज्य सरकार से निवेदन है, वर्तमान में जितने भी पद जो कि सूचना अधिकार में हज़ारों की संख्या में 2-2,500 से 4,000 की संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है, सभी पदों का रिक्त विज्ञापन जारी करते हुए हमको भी उसमें प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान। लाल कुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र में पहली बार मशरूम की खेती और उसका प्लांट लगाया गया। लाल कुआं के आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब मशरूम आपको बाजार के जगह प्लांट से ही मिल जाएगा। बताते चले आपको, मशरूम सब्जी से सबसे सस्ता और विटामिन में सबसे लाभदायक माना जाता है और कई घातक बीमारियों को जड़ से मिटाने का काम भी आता है। वहीं प्लांट मालिक लाल सिंह धपोला ने बताया कि ये मशरूम का प्लांट क्षेत्र का पहला हाईटेक प्लांट है और 12 महीने ये प्लांट चलेगा। मशरूम की खेती तेजी के साथ होगी। ऐसे प्लांट के अंदर जो मशरूम तैयार किया जा रहा है वो 60 दिन के अंदर मार्केट में पहुंच जाएगा। ये मशरूम उत्पादन जो है हमारे उत्तराखंड की स्कीम NEMH स्कीम है हॉर्टिकल्चर विभाग से, और इसका जो फ़ायदा है किसानों को तो होगा ही, रोज़गार के रूप में जैसे दूध का व्यवसाय है और मोन पालन है, एक कम लागत में आदमी शुरू करके छोटे किसान भी सीजनल कर सकते हैं। बाजपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के पास से दर्जनों फर्जी रॉयल्टी सहित अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया है। आपको बताते चले, सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम जगन्नाथपुर स्थित एक CSC सेंटर में फर्जी रॉयल्टी सहित अन्य दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर CO दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने CSC सेंटर का औचक छापेमारी करी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने CSC सेंटर में भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसके चलते पुलिस ने मौके से लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य फर्जी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर CSC सेंटर संचालक को हिरासत में ले लिया है। ये सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में हमारे पुलिस टीम को सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि वहाँ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फर्जी रॉयल्टी जनरेट करता है। इसके अलावा जो लोगों के आधार कार्ड हैं वो भी फर्जी काफ़ी बड़े लेवल पे बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा। इस पे सूचना पर काम करते हुए हमारी जो बाजपुर थाना पुलिस की टीम है, इनके द्वारा कल रेड दी गई मोहम्मद अकरम जो नाम का व्यक्ति है उसकी दुकान पर। तो उसके जो दुकान के पीछे वाला कमरा है उससे पूरे सॉफ्टवेयर और जो फर्जी रॉयल्टी हैं वो सारी प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांठा। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा गुलाबी कांठा, यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है
आप खूबसूरती के अलावा यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गुलाबी कांठा की खासियतें। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है स्थित। निहारते ही बनती है बुग्याल गुलाबी कांठा की खूबसूरती। उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी तक 150 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी से ही गुलाबी कांठा का पैदल ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोला थात और फिर 7 किलोमीटर की दूरी पर सीमा टॉप पड़ता है। गुलाबी कांठा से डोडी ताल, दयारा बुग्याल और यमुना नदी के उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत तक भी पर्यटक आसानी से पहुँच सकते हैं। गुलाबी कांठा तक ट्रैकिंग कराने वाले स्थानीय युवा विजय सिंह और जगबीर सिंह बताते हैं कि ITBP के जवानों की मदद से उन्होंने हनुमान चट्टी से 10 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। आपको बता दें कि ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत मीरा रावत ने 2017 में की। वहीं ट्रैकिंग व्यवसाय को अपनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश की। बीते 3 सालों से वो पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जहां हेरिटेज ट्रैकिंग को प्रमोट कर रही हैं, तो वहीं यमुना घाटी में पहाड़ी संस्कृति को समृद्ध करने में भी जुटी हैं। वो कहती हैं कि पहाड़ के हर गांव में ट्रैकिंग रूट है जो सिर्फ गांव ही नहीं पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ते हैं। इसी कारण उन्होंने पहाड़ का भोजन, होम स्टे और पौराणिक स्थलों को भी अपने ट्रैकिंग चार्ट में शामिल किया है। उत्तरकाशी से अनिल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। पहले जहां 3,000 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, वहीं यात्रा में अब 6,000 से अधिक तीर्थयात्री आ रहे हैं। धाम में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा, जबकि मंदिर परिसर में 400 मीटर लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालुओं को बाबा का इंतजार करना पड़ रहा है। रहने की व्यवस्था न होने से रात के समय सैकड़ों तीर्थयात्री मंदिर परिसर के बाहर ठंड में सोने को मजबूर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज को बंद हो रहे हैं। ऐसे में भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। धाम में तीर्थयात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर रात तक इकट्ठा भीड़ से कोरोना महामारी का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस, जिला प्रशासन व देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, जिससे श्रद्धालु भीड़ में जमा होकर कोविड नियमों का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से अव्यवस्थाएं भी फैल रही हैं। पहले धाम में 3 से 3,500 यात्री पहुंच रहे थे, वहीं अब आंकड़ा 6,500 तक पहुंच गया है। धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़ को देखकर कोरोना महामारी का एहसास तक नहीं हो रहा। धाम में यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही। बढ़ती संख्या के कारण होटलों के दाम भी बढ़ गए हैं, जबकि खाने के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जून से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की गई थी। अब तक 96,671 तीर्थयात्री धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। इनमें 26,500 तीर्थयात्री हेली सेवा के जरिए धाम पहुंचे। धाम के लिए जागधार, गुप्तकाशी, फाटा, मैखंडा, शेरसी व सोनप्रयाग से 9 हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। इन दिनों 1500 से अधिक तीर्थयात्री हेली सेवाओं से धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में 28 अक्टूबर को 3,310 तीर्थयात्री पहुंचे थे, वहीं 29 अक्टूबर को 3,570, 30 अक्टूबर को 4,138, 31 अक्टूबर को 4,754 तीर्थयात्री धाम पहुंचे। सबसे ज्यादा तीर्थयात्री 1 नवंबर को धाम पहुंचे हैं। ये इस वर्ष की यात्रा का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1 नवंबर को धाम में 6,517 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जिसमें 3,736 पुरुष, महिला 2,412 व 369 बच्चे शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का केदारनाथ धाम पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
जिले का अंतिम गांव गोंडार सड़क मार्ग से जल्द ही जुड़ जाएगा। भारत सरकार से गांव के लिए स्वीकृति राशि तलसारी तो गोंडार मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण की हरी झंडी मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से अब जरूरी धनराशि जमा करने पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सब कुछ सही रहा तो लगभग 1 वर्ष में गांव तक सड़क बन जाएगी और ग्रामीणों को वर्षों से मीलों पैदल चलने की समस्या भी कम हो जाएगी। दरअसल गोंडार गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए वर्ष 2004-05 में रांसी तलसारी गोंडार 5 किलोमीटर सड़क को स्वीकृति मिली थी, लेकिन वन भूमि के कारण मामला फाइलों में ही सिमटा रहा। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद वन भूमि का मसला नोडल राज्य और अब केंद्र से भी स्वीकृत हो चुका है, जिसके बाद गोंडार तक सड़क बनने का रास्ता साफ हो चुका है। अब लोनीवी की ओर से वन भूमि की एवज में जरूरी धनराशि जमा करने के बाद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद सर्वेक्षण कर डीपीआर बनाकर शासन को भेज दी जाएगी, जिसके स्वीकृति के बाद निविदा आमंत्रित होगी और इन औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष लग सकता है। विभाग की माने तो मार्च 2022 तक गोंडार गांव सड़क से जुड़ जाएगा। तो ये टोक से गोंडार मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा इस पे 26 अक्टूबर 2020 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह मोटर मार्ग केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के मध्य है और काफ़ी समय के बाद जो है इस पे सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की एक अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करनी होगी। प्रस्तावक विभाग द्वारा जैसे ही अनुपालन आख्या इस प्रभाग को प्रेषित की जाती है, उसे भारत सरकार को निर्देशित किया जाएगा और इस प्रभाग द्वारा मोटर रोड कार्य जो है उसको प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जवाब हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सांसद अजय भट्ट दिनेशपुर स्थित श्री हरि मंदिर में पहुंचकर हरिचांद गुरुचांद मथुआ संप्रदाय के धर्मगुरु दिनेशपुर श्री हरि मंदिर के संस्थापक मथुआ रत्न दिवंगत आचार्य बाबा गोपाल महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका भावपूर्ण नमन किया। सांसद ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी भक्तजनों को सांत्वना दी है। साथ ही साथ महाराज के प्रमुख शिक्षक विवेकानंद ब्रह्मचारी को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज का धर्म और समाज के प्रति योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दुख है कि इस घड़ी में समूचे उत्तराखंड की जनता सभी हरि भक्तों के साथ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आचार्य महाराज को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।
पूरे देश में उनका बहुत बड़ा सम्मान था। वो साक्षात ईश्वर थे और मैं उनको बहुत अपने हृदय से मानता हूँ, पहले से मानता था। उनकी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर थी। पूरे हमारे बंगाली समाज में ही नहीं बल्कि हर समाज में बाबा जी को जानते थे, सभी संत लोग जानते थे। पश्चिम बंगाल में उनका बहुत बड़ा सम्मान था और हमारे यहाँ बंगाली क्षेत्र में और भारत में जहाँ जहाँ हमारे बंगाली मानुष रहते हैं वहाँ वहाँ उनका बहुत बड़ा सम्मान था। मैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बीच में यहाँ पहुँचा। सांसद अजय भट्ट देर शाम को दिनेशपुर स्थित श्री हरि मंदिर में पहुंचे। इस दौरान पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल ने सांसद अजय भट्ट को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा जा रहा है, इस शब्द को तत्काल रूप से हटा दिया जाए। इसी संबंध में सांसद अजय भट्ट से विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है। इस बात को सांसद में भी मैंने उठाया था। बहुत जल्द इसका परिणाम आपके सामने होगा। अरे विनय ये देखिए साहब तेरे उस पर है वो ये देखिए वो पत्र ये देखिए ये तेरे इस पर पूरी पाकिस्तान ओम प्रकाश को भेजा होगा तुमने नहीं लो वो दिखाओ सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट नहीं मोबाइल उस पर भी कार्रवाई चलती है, फिर उठाएंगे क्योंकि ये मामला पूरे राष्ट्र का है। उसमें मैंने ही नहीं बल्कि जैसे ही मैं बोला तो जगह जगह के सांसदों ने कहा है हम अजय भट्ट जी की बात से सहमत हैं, हम अपने को संबद्ध करते हैं। इसका मतलब है वहाँ भी लोग थे तो उन लोगों ने भी समर्थन किया। इसलिए मैंने ज्वलंत मामले को उठाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अच्छी बातों को उठाते रहता हूँ। कोई चाहे क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ। जो सही बात होती है उसी को लेता हूँ हमेशा। हमने जो ये ज्ञापन सौंपा है माननीय सांसद जी को कि हमारे उत्तराखंड में जो हमारे बच्चों को जात प्रमाण पत्र में लिखा जाता है पूर्वी पाकिस्तान या तो बांग्लादेश, और जो पश्चिम पाकिस्तान से लोग आए हैं 47 में और बांग्लादेश से भी आए हैं 47 में एक साथ आए हैं, किंतु उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र में पाकिस्तान नहीं लिखा जाता है। जबकि जो हम बंगाली समाज के लोग आए हैं पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से, उसमें पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश लिखा जाता है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर बीते 4 दिन पहले नेशनल हाईवे पर मलबा आने से एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चंपावत जिले के एक चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पिथौरागढ़ देवभूमि ट्रक ऑनर्स द्वारा चालक और परिचालक के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मृतकों के परिवार से मिलकर यूनियन द्वारा मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता दी गई। मृतक के परिजनों ने यूनियन की सराहना भी करी। विगत दिनों जो एक घटना हुई थी, जो दर्दनाक घटना हुई थी गुरना मंदिर के पास, उसमें क्लीनर और ड्राइवर की जो मृत्यु हो गई थी, जो एक बिल्कुल गरीब और दलित परिवार से संबंध रखते हैं, तो उससे आहत होकर हम जो है कि देवभूमि ट्रक ऑनर्स स्वायत्त समिति के जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने मोटर मालिक पिथौरागढ़ चंपावत के, उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया कंट्रीब्यूशन करके, ताकि हम इनके परिजनों को, मृतक के परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।